नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया। मैं हूं अदिति राजपूत और शुरुआत कर रहे हैं बीजेपी में हुई बड़ी हलचल के साथ। 2029 की सियासी बिसात और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी कोर आर्मी मैदान में उतार दी है। संगठन और सत्ता के बीच संतुलन, युवाओं का आक्रामक तेवर और दिग्गजों का अनुभव, बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में सब कुछ साधने की कोशिश की गई है। 80% नए चेहरों के साथ ये सिर्फ संगठन का पुनर्गठन नहीं बल्कि भविष्य की चुनावी लड़ाइयों के लिए एक मजबूत वॉर रूम का गठन भी है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम का ऐलान होते ही ये साफ हो गया है कि पार्टी अब पूरी तरह से कॉम्बैट मोड में आ चुकी है। ऐसी टीम जिसमें हर जाति वर्ग, हर खेमे, हर क्षेत्र को समेटने की पूरी कोशिश की गई है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री, 16 राष्ट्रीय मंत्री और 7 मोर्चों के अध्यक्षों की नई सूची संगठन के हर कोने को नया तेवर देने के लिए तैयार है। कुछ चेहरों की वापसी हुई तो ज्यादातर नए चेहरों पर भरोसा जताया गया। संगठन महामंत्री के तौर पर पीएल संतोष और सह संगठन महामंत्री के रूप में शिव प्रकाश और सौदान सिंह के साथ टीम की नींव को जहां मजबूत रखा गया है, वहीं फ्रंट फुट पर नए और आक्रामक चेहरों की लंबी फौज खड़ी की गई है। नई टीम में अनुभव और रणनीतिकारों का नपातुला संतुलन दिखता है। टीम में अनुभव और सियासी वजन का पूरा ध्यान रखा गया है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों में 6 महिलाएं हैं, यानी आधी आबादी को पूरा सम्मान दिया गया है, जिसमें वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, डी पुरंदेश्वरी, रेखा वर्मा, वर्षाबेन नरेंद्र भाई दोषी, भारती प्रवीण पवार, मंजीत सिंह बादल, लाल सिंह आर्य, प्रोफेसर एम नागराज, प्रोफेसर तारिक मंसूर और मधु प्रदाकर शामिल हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नितिन जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री जगदीश भाई विश्वकर्मा जी, राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब, उप मुख्यमंत्री, उन सभी लोगों का, इस शीर्षस्थ नेतृत्व का मैं अपने हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय नितिन नवीन जी की वो सेना साबित होगी जो कांग्रेस पार्टी एनडी गठबंधन के जो ये कह सकते हैं कि विकास विरोधी, जन विरोधी जो चेहरे हैं उनको उजागर करके और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेगी। दूसरी तरफ 8 महामंत्रियों की स्ट्राइक टीम में ज्यादातर वो चेहरे हैं जो चुनाव जिताने में बेहद मजबूत रणनीति के लिए जाने जाते हैं। इनमें इस बार स्मृति ईरानी की भी वापसी हुई है। पार्टी ने कुल 7 राज्यों से 8 महामंत्री बनाए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 2 नेता यूपी से हैं। इनमें विनोद तावड़े, सुनील बंसल, विप्लव कुमार देव, स्मृति ईरानी, सतीश पुनिया, गजेंद्र पटेल, हरीश द्विवेदी, संजय भाटिया शामिल हैं। अच्छी टीम तैयार हुई है। इसमें अनुभवी लोग भी हैं, युवा रक्त भी हमको इसमें दिखाई पड़ता है। और विशेष रूप से मुझे इस बात की खुशी है कि महाराष्ट्र से उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भारती पवार, महामंत्री के रूप में विनोद जी तावड़े और कोषाध्यक्ष के रूप में पीयूष जी गोयल, इनके जैसे हमारे जो दिग्गज नेता है, इनको भी इस टीम में जगह मिली है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नितिन नवीन की इस टीम में दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत पर भी विशेष रणनीतिक फोकस दिखाई देता है। केरल से के सुरेंद्रन और अनिल एंटनी, तमिलनाडु से डॉक्टर एम वेंकटेशन, नागालैंड से फागनन कोगन्याक और असम से मृगांक देव वर्मन को राष्ट्रीय मंत्री बनाकर पार्टी ने साफ संकेत दिए हैं कि गैर पारंपरिक राज्यों में आक्रामक विस्तार ही मुख्य लक्ष्य है। साथ ही संबित पात्रा को नॉर्थ ईस्ट का संयोजक बनाकर पूर्वोत्तर के मोर्चे को धार दी गई है। बड़ी बात यह है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है। इसका साफ मतलब ये दिखता है कि केंद्र सरकार में भी बदलाव हो सकता है, क्योंकि बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का नियम है। इनसे इतर 7 मोर्चों के नए सेनापति भी बनाए गए हैं। 15 अगस्त को वंदे मातरम गायन के दौरान हुए विवाद के चलते कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। देश के कई शहरों में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इस सब के बीच में कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने वंदे मातरम विवाद में जाति को लाकर विवाद को एक नई हवा दे दी। वो ऐसे प्रकट कर रही थी जैसे अपराध हो गया। आपकी विचारधारा के लोगों ने वंदे मातरम नहीं गाया। आपके द्वारा किया गया ये पाप
इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। आजादी के 80वें जश्न पर जब पूरा देश तिरंगे की छांव में वंदे मातरम के तराने गा रहा था, तब 24 अकबर रोड की एक तस्वीर ने सियासी बवंडर खड़ा कर दिया। इशारे कुर्सी के थे या राष्ट्रगीत को बीच में रोकने की, इसी एक सवाल पर अब देश भर में घमासान छिड़ा है। 15 अगस्त की इन तस्वीरों पर बीजेपी समूची कांग्रेस पर निशाना साध रही है, आरोप लगा रही है कि सोनिया, राहुल समेत तमाम कांग्रेस नेताओं ने वंदे मातरम के पूर्ण गायन का विरोध किया। इसके बाद से देश के तमाम हिस्सों में बीजेपी कार्यकर्ता विरोध में आवाज बुलंद कर रहे हैं। श्रीनगर से लेकर जयपुर तक, लखनऊ से लेकर अहमदाबाद तक प्रदर्शनों का दौर जारी है। दूसरी तरफ देश के कई शहरों में वंदे मातरम गायन के अपमान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज हुई। एक गैदरिंग के अंदर जहां पर वो स्टेज हेड कर रही हैं, वहां पे वो स्टेज पर हैं, वहां पे वंदे मातरम का गान हो रहा है हमारे, वो भी इंडिपेंडेंस डे पर। वहां पर उस समय पर अगर बीच वंदे मातरम में वो जेस्चर करके रोकने का प्रयास करती हैं तो बिल्कुल वो डिस्टर्बेंस के अंदर काउंट होगा और मान्य होगा। बीजेपी ने तो इसे देश के स्वाभिमान के अपमान का मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस से लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जबरदस्त जुबानी हमला किया। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए। बीजेपी के सवालों पर कांग्रेस का भी जवाब आया, इशारों के पीछे की वजह बताई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे काफी देर से खड़े थे और सोनिया गांधी उनके लिए कुर्सी लाने के लिए कह रही थी। लेकिन अब कांग्रेस वंदे मातरम को लेकर उल्टा बीजेपी पर ही हमलावर है और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने वंदे मातरम गायन में धर्म का भी तड़का लगा दिया है। पाप तो तुमने किया है भाई, राष्ट्रगान सर्वोपरि है हमारे लिए, तुमने उसे नंबर 2 पे कर दिया। अपने मन में झांको, तुम कर क्या रहे हो, हमें मत बताओ ये बातें। हमारे लोग तो वंदे मातरम तब भी बोल रहे थे कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर, जब आपको लाठी खाने से डर लगता था और आप अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। हमें क्यों बता रहे हो ये बात? मेरा धर्म मुझे अपने धर्म के हिसाब से इबादत करने देगा ना। मैं किसी की वंदना इबादत नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा। मेरे सीधा सीधा है, संविधान ने मुझे अधिकार दिया, ये मेरा मूल अधिकार है, इसे आप छीन नहीं सकते मुझसे। हाँ, मैं अपमान नहीं करूंगा, किसी भी सूरत में अपमान नहीं करूंगा। हम किसी दूसरे का अपमान कैसे कर सकते हैं? इमरान मसूद सांसद हैं और उनके पास, उनको ये पता होना चाहिए जब यह विधेयक पारित हो गया है तो वंदे मातरम न बोलना सीधे सीधे राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान की श्रेणी में है। और ये वही सांसद है ना जो 2014 में बोले थे कि मोदी जी की बोटी बोटी काट। और वैसे इमरान मसूद को भी मैं कह देना चाहूंगा कि बादशाहों को सिजदा करते थे और कहते हैं देश को सिजदा नहीं करेंगे। जो खुतबे पढ़े जाते थे ना जब मुगल बादशाह आते थे, उसमें एक लाइन ये भी होती थी, सजदे में निगाह रहे तमाम होशो खिरत पेश बादशाह। अब विरोध की आग भड़क रही है तो बहुत दूर तक उसकी तपिश जा रही है। कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने वंदे मातरम के मुद्दे पर बीजेपी को अपने अंदाज में घेरा तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा ये सब सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की कांग्रेस की साजिश है। माननीय मैडम ने इशारा की और हम लोग अंदर भी बैठे थे, हमारे नेता लोगों ने भी स्पष्ट किया है कि हाँ, पहला पंक्ति, 2 जो पंक्ति हमारे महापुरुषों ने जो हमें सिखाया है उसको हमने गाया है, हमें गाना है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने पूरा गीत को गाया। इनसे पूछिए कि इन्होंने 50 से 52 साल तक अपने कर्जालय में जो झंडा नहीं फहराया, आज हमें कह रहा है, हमें सिखा रहा है कि हमने अपमान किया झंडा का। सोनिया गांधी जी ने जो व्यवहार किया वंदे मातरम को लेके, इससे एक बात तो पूरा दिखाई देते हैं कि अगर भारत में कभी गलती से कांग्रेस आया तो भारत का हालत क्या होने वाला।
कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने वंदे मातरम के जबरन गाने पर दबाव नहीं डालने की बात कही है। वहीं मौलाना साजिद रशीदी ने कहा है कि वंदे मातरम न गाकर सोनिया राहुल ने मुसलमानों को खुश करने की कोशिश की। कुल मिलाकर राष्ट्रीय सम्मान और गौरव का मुद्दा फिलहाल सियासी गलियारों में घमासान का मुद्दा बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बंदूक की जगह दिमाग से देश को तोड़ने की साजिश रची जा रही है और ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल का नाम दिया। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद कांग्रेस समेत विपक्ष के दूसरे नेता विरोध में आ गए। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने तो सोशल मीडिया पर पोस्ट तक कर दिया कि मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। फिर क्या था, आरोप प्रत्यारोप और जुबानी जंग का दौर शुरू हो गया। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। दिमागी नक्सली, इन दो शब्दों ने जैसे सियासी भूचाल ला दिया है। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को इन शब्दों के जरिए देश में हिंसा और अराजकता फैलाने के नए रास्ते खोज रहे लोगों पर निशाना साधा। वहीं विपक्षी नेताओं का आरोप है कि सरकार अपनी नीतियों पर सवाल उठाने वाले बुद्धिजीवियों, पढ़े लिखे युवाओं और विचारकों को निशाना बना रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने एक्स पर पोस्ट भी कर दिया। उन्होंने लिखा कि मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। उनके इस बयान पर बीजेपी ने करारा हमला बोल दिया। जब चिदम्बरम ने खुद बोला मैं दिमागी नक्सल हूं, तो उसमें एक इंक्वायरी भी साथ में होना चाहिए कि चिदम्बरम क्या जानबूझ के नक्सल का खिलाफ व्यवस्था नहीं ले रहा था अब जब वो होम मिनिस्टर थे। मेरा लगता है चिदम्बरम दिमागी नक्सल नहीं है, उससे भी ऊपर वाला नक्सल है। वो खुद ही नक्सल है। देश में एनार्की लाने वाला वो भी एक पूरा प्योर नक्सल है। दिमागी नक्सल उसमें नहीं ये अप्लाई होगा, वो प्योर नक्सल कैटेगरी में आएगा। कांग्रेस पार्टी और पी चिदम्बरम साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 13 अप्रैल 2006 को कहा था, मैं कोट कर रहा हूं, इट वुड नॉट बी एन एग्जेगरेशन टू से दैट द प्रॉब्लम ऑफ नक्सलिज्म इज द सिंगल बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज एवर फेस्ड बाय अवर कंट्री। अर्थात उन्होंने कहा कि इसको कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। इस बीच विपक्ष के बड़े नेता लगातार ये कह रहे हैं कि वो दिमागी नक्सल हैं क्योंकि वो देशभक्त हैं। प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली कौन है? जो इस देश में प्रश्न उठाने की हिम्मत करता है, प्रधानमंत्री जी के हिसाब से वो दिमागी नक्सली है। जो सड़ी गली व्यवस्था को बदलना चाहता है, जो अच्छे सरकारी स्कूल चाहता है, जो अच्छे सरकारी अस्पताल चाहता है, जो बिजली चाहता है, पानी चाहता है, सीवर चाहता है, ड्रेनेज चाहता है, अच्छी व्यवस्था चाहता है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखता है, वो प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली है। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं, क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस बात का गर्व है। अगर देश के खिलाफ कोई कुछ करेगा या कोई कुछ बोलेगा, केजरीवाल अपनी पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला करेगा। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, अगर प्रधानमंत्री जी जरा सी नजरें झुका के देख लें तो अपने इर्द गिर्द अपने चारों तरफ वही मिलेंगे जो संविधान को नहीं मानते, वही मिलेंगे जो देश के अंदर नफरत बांटते हैं, वही मिलेंगे जो धर्म देख करके लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, वही मिलेंगे जो दूसरों के धार्मिक स्थलों को तोड़ने का काम करते हैं, वही सब लोग मिलेंगे जो जाति देख करके उनकी बारात नहीं निकलने देते, वही सब लोग मिलेंगे जो आदिवासियों को उजाड़ने के अंदर विश्वास रखते हैं। सब लोग प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द आपको मिल जाएंगे। दिमागी नक्सल कौन है और क्या है, इसके बारे में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विस्तार से एनडीटीवी पर बताया था। अपने एक पोस्ट में 3 तरह के लोगों को उन्होंने दिमागी नक्सल बताया। पहला, जो माओवादी हिंसा का परोक्ष रूप से समर्थन करते हैं और भारतीय संविधान को नहीं मानते। दूसरा, जो अलगाववादियों के साथ खड़े होते हैं और आर्टिकल 370 का समर्थन करते हैं। और तीसरा, चिकन नेक काटने के समर्थक, देश तोड़ने वालों के साथ। ऐसे लोग अर्बन नक्सली हैं। पहले तारीफ करना चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि कम से कम प्रधानमंत्री जी पूरा छाती ठोक के बोल रहे हैं कि बंदूक वाला नक्सल तो खत्म हो गया और दिमागी नक्सल को भी ठीक करना है।
तो उसमें तो सारा चिदम्बरम जैसे लोग तो समर्थन करना चाहिए। अर्बन नक्सल या दिमागी नक्सल कौन है? जो कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए बात करते हैं। ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग तो अर्बन नक्सल है, यही तो दिमागी नक्सल है। वहीं एक्स पर रिजिजू के पोस्ट को टैग करते हुए जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने पोस्ट किया कि मैं आर्टिकल 370 का समर्थन करती हूं, मैं एक दिमागी नक्सल हूं। 370 धारा अब कोई सरकार केंद्र में आ जाएगा वो नहीं हटा पाएगा। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी ही की तरह सोशल मीडिया पर दिमागी नक्सल पार्टी भी बन गई और देखते ही देखते इंस्टाग्राम पर उसके 2 लाख। वहीं दिमागी नक्सल के मामले में योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि बात कहने का सबको हक है, लेकिन बौद्धिक अराजकता सही नहीं है। ये कुछ लोग बौद्धिक दृष्टि से वितंडा, बौद्धिक अराजकता देश में फैलाना चाहते हैं, वो ठीक नहीं है। हमें आंदोलन भी करना, अपनी बात भी कहनी है, तो लोकतांत्रिक, संवैधानिक, नैतिक, आध्यात्मिक, मानवीय मूल्यों के दायरे में अपनी बात करनी चाहिए। बौद्धिक अराजकता किसी भी तरह की ठीक नहीं होती है। बाकी तो लोकतंत्र है, हर एक को बात कहने की आजादी है, लेकिन वो आजादी किसी भी तरह से देश की बर्बादी के लिए नहीं होनी चाहिए। दिमागी नक्सली कौन है, इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की अपनी अपनी परिभाषा शुरू हो गई है। राजनीति में एक नया रण शुरू हो गया है। दिल्ली में जैनेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर युवाओं के भविष्य से जुड़ी हुई। एनटीए के खिलाफ देश के छात्रों का गुस्सा एक बार फिर सामने आया। जून के महीने में आयोजित की गई यूजीसी नेट की परीक्षा के इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के पेपर को दोबारा करवाने का बड़ा फैसला लिया गया। एनटीए ने ये माना है कि पेपर में भारी गलतियां, खराब अनुवाद और पुराने सवाल रिपीट हुए थे। और इस फैसले के बाद दिल्ली में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने एनटीए हेडक्वार्टर पर हल्ला बोल दिया। दिल्ली की सड़कों पर उतरा ये आक्रोश देश के युवाओं का है। नारे लग रहे हैं और सीधे एनटीए को बंद करने की मांग हो रही है। वजह है परीक्षा कराने वाली सरकारी एजेंसी एनटीए की एक और बहुत बड़ी नाकामी। जून 2026 में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 2 महीने बाद अब एनटीए ने माना है कि इंग्लिश, कॉमर्स और समाजशास्त्र के पेपर में गंभीर खामियां थी। विद्वानों के नाम गलत लिखे गए थे, ग्रामर की गलतियां थी और तो और पुराने प्रश्न पत्रों से ढेरों सवाल हूबहू कॉपी पेस्ट कर दिए गए थे। नतीजा, लाखों छात्रों की मेहनत पर पानी फेरते हुए इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। चौतरफा दबाव के बाद एनटीए ने नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। ये परीक्षाएं दोबारा 9 और 10 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएंगी। लेकिन इस आश्वासन से छात्रों का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा है, क्योंकि नीट के बाद अब नेट परीक्षा के इस विवाद ने सरकार को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया है। एनटीए ऑफिस के बाहर मौजूद है, जहां पर प्रदर्शन जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं और एनएसयूआई के वर्कर्स कर रहे हैं, उनके और पुलिस फोर्सेस के बीच में काफी टसल चल रहा है और हॉस्टाइल एनवायरनमेंट भी हो गया है। यहाँ पर एनटीए ऑफिस के बाहर वो बैन करने की मांग कर रहे हैं एनटीए की, पूरी एनटीए की जो डायरेक्टर है प्रदीप जोशी, उनका भी इस्तीफा मांग रहे हैं। और इस समय पर ये नोट करना जरूरी है कि ये बस 3 महीने बाद है। नीट अंडर ग्रेजुएट पेपर लीक के बाद यूजीसी नेट एग्जाम में भी जो इरेगुलरिटीज पाई गई हैं, टाइपोग्राफिकल एरर्स हुए हैं पेपर में, फॉल्टी क्वेश्चन पेपर सेट किया गया है और रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं प्रीवियस ईयर से। ये सारी दिक्कतें के कारण पेपर्स इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के जो पेपर्स हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है और उनका री एग्जाम कंडक्ट करा जाएगा सितंबर में, ऐसा एनटीए कह रही है। पर अभी बड़ा सवाल ये है कि बार बार ये एनटीए और नेशनल लेवल एग्जाम्स को लेकर क्यों हो रहा है हमारे देश में। पूरे मुद्दे पर विपक्ष ने भी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, गलती एनटीए करती है लेकिन इसकी सजा छात्रों को भुगतनी पड़ती है। देश में शिक्षा व्यवस्था नहीं बची, इस बार भी किसी की जवाबदेही तय नहीं की जाएगी। आपको बताते हैं कि अंग्रेजी, सोशियोलॉजी और कॉमर्स के पेपर में क्या क्या गड़बड़ियां थी।
इन तीनों विषयों में अलग अलग गड़बड़ियां पाई गई। सोशियोलॉजी के पेपर में स्पेलिंग में भारी गलतियां थी। रिचर को पुत्जर लिखा था, घुरिये को घुन्निये लिखा था। अंग्रेजी में कई सवाल 2024-25 वाले थे। मल्टीपल चॉइस ऑप्शन का क्रम भी वही था। सवाल बार बार उठ रहे हैं क्योंकि ऐसा। और खबर झारखंड से, जहां पर परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और बड़ा होगा। सड़कों पर बैठे युवाओं ने राज्य सरकार के साथ साथ उनके सहयोगी दलों के शीर्ष नेताओं को भी सीधे निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पुतले तक फूके गए। फिलहाल इस गुस्से को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों को सीधी बातचीत करने के लिए बुलाया है। तस्वीरें रविवार रात की है, जब रांची में हजारों छात्रों का गुस्सा सिर्फ नारेबाजी तक सीमित नहीं रहा। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ देश में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का भी पुतला दहन किया। हम लोग अपनी मांग से कोई समझौता नहीं करने जा रहे हैं। हम लोग की जो मांग है जेएसएससी सीजीएल रद्द और उसमें सीबीआई जांच, इसके अलावा टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितनी भी एग्जाम ली गई है उसको रद्द और सीबीआई जांच, 11 to 13 जेपीएससी जो है उसके में भी सीबीआई जांच, इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम मांग कर रहे हैं। छात्र 23 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और पिछले दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी। इसलिए अब मुख्यमंत्री ने छात्र प्रतिनिधियों को सीधे टेबल पर चौथे दौर की वार्ता के लिए बुलाया। राहुल गांधी ने भी सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर छात्रों से खुद मिलने और मामला सुलझाने को कहा था। वहीं झारखंड के विपक्षी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार बच्चों को टहला रही है। जब लड़कों ने कहा कि हम सीएम हाउस की ओर मार्च कूच करेंगे, तब सरकार वार्ता कर रही। इसलिए मैंने कहा कि वार्ता नहीं बल्कि ये ठगने का, टहलाने का ये सरकार की कोशिश है। ये हमारा नैतिक समर्थन है। मैं तो कहता हूं कि भाई सरकार को वार्ता करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। और क्या मांग है? सीबीआई जांच ही तो मांग कर रहे हैं। छात्रों ने अपनी बात हम लोगों से लगातार रखी है और आज फिर वो वार्ता के लिए तैयार है। सरकार लगातार पहल कर रही थी और वार्ता होगा तो जरूर समाधान होगा। और जहां तक अन्य बातें हैं, मैं यही कहना चाहूंगी कि भाजपा शिखंडी है। भाजपा के जो नेता हैं वो शिखंडी हैं। वो छात्रों का आड़ लेकर झारखंड पर आर्थिक चोट करना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ जेएसएससी कार्यालय में सीआईडी की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। जेपीएससी घोटाले के बाद अब जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में हुई धांधली को लेकर जांच एजेंसी पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। सीआईडी की कई टीमें एक साथ जेएसएससी दफ्तर पहुंची और पूरे परिसर को अपने घेरे में ले लिया। जांच टीम परीक्षा से जुड़े बेहद गोपनीय दस्तावेजों, ओएमआर शीट्स की कार्बन कॉपियों और कंप्यूटर डेटा को बारीकी से खंगाल रही है। पुतला दहन के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने सीधे संवाद का रास्ता चुना है। अब देखना होगा कि रांची में होने वाली इस हाई लेवल मीटिंग में क्या समाधान निकलता है और छात्रों का गुस्सा कितना शांत होता है। रांची से सोमू आनंद की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और देख रहा है इंडिया में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए। नजर एक हेडलाइंस पर डालते हैं। बीजेपी की नई टीम का ऐलान। स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े, सुनील बंसल समेत 8 राष्ट्रीय महामंत्रियों की नियुक्ति। बीएल संतोष संगठन महामंत्री, वसुंधरा राजे, राम माधव और संदीप पाठक समेत 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। 50% महिलाएं। 15 अगस्त से पहले देश में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। देश भर के 14 राज्यों से आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी गैंग के 200 से ज्यादा गुर्गे गिरफ्तार। पाकिस्तानी सेना के हथियार भी बरामद। गृहमंत्री अमित शाह ने दी जानकारी। फुकेट फ्लाइट दुर्घटना के बाद एयर इंडिया के 2 और पायलट ड्रग टेस्ट में हुए फेल। सूत्रों के मुताबिक पायलटों का प्रारंभिक टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। फाइनल रिपोर्ट का इंतजार। जांच पूरी होने तक दोनों को ड्यूटी से हटाया गया।
योग गुरु रामदेव लगातार युवाओं और शिक्षा का मुद्दा उठा रहे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में उन्होंने कहा कि देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई खतरे में नहीं है, कोई खतरे में है तो वो है बचपन। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जाहिर की कि छोटे छोटे बच्चों को अब आंदोलन में धकेला जा रहा है। योग गुरु बाबा रामदेव ने देश भर में हो रहे प्रदर्शनों को लेकर चेताया। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शनों में देश के बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये गलत है। देश में न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न जैन, न बौद्ध, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न दलित, न आदिवासी, न वनवासी, न SC ST। देश में खतरे में है देश का बचपन, देश की जवानी, देश का वर्तमान और देश का भविष्य, देश की प्रकृति, देश की संस्कृति और सभ्यता, देश की अखंडता और संप्रभुता। इसलिए मैं इस समय सबसे बड़ा कोई देश का मुद्दा मानता हूं तो ये कि देश का बचपन कैसे बचे। कुछ लोग देश का बचपन का इस्तेमाल कर रहे हैं आंदोलन में। यदि देश का बच्चा जो भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है आप उसको आंदोलन में धकेल देंगे तो बच्चे पढ़ेगा कब? उसको पता ही नहीं कि आंदोलन क्या होता है, आपने उसको फूंक मार दी। योग गुरु छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में थे, जहां उन्होंने बताया कि किस तरह भारत 2047 में विकसित बन सकता है। शिक्षा की गुणवत्ता, चिकित्सा की गुणवत्ता, अर्थव्यवस्था को उत्कर्ष पर ले जाने के लिए सबका पुरुषार्थ और कृषि तंत्र अर्थात लगभग 60 से 70% लोगों की आजीविका जिस पर चल रही है उसको और उन्नत बनाने का प्रयास होना चाहिए। ये इस समय का तकाजा है और तभी हम 2047 तक विकसित भारत बना पाएंगे। इससे पहले 15 अगस्त के दिन योग गुरु ने कहा था कि सरकारी नौकरियों के जॉब इंटरव्यूज में 90 से 99% तक घोटाला होता है, रिश्वत लेकर भर्ती होती है। अगर ये सब बंद नहीं हुआ तो वो फिर से आंदोलन पर बैठ सकते हैं। जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जय, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, मैं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। बाबा रामदेव लगातार शिक्षा और युवाओं का मुद्दा उठा रहे हैं और साथ में ये भी चेता रहे हैं कि आंदोलन के नाम पर युवाओं को बरगलाया ना जाए। हरिद्वार से राहुल चौहान के साथ रायपुर से जुल्फिकार अली, NDTV इंडिया। सोमवार के दिन देश के 4 अलग अलग शहरों में हादसों से हाहाकार मच गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बड़े हादसे हुए, लोगों की जानें तक चली गई। उज्जैन की बात करें तो महाकाल मंदिर परिसर के अंदर नागचंद्रेश्वर मंदिर के पास अफरा तफरी मची। नागपंचमी के मौके पर आज मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। वहीं बिहार के लखीसराय में 7 लोगों की मौत हो गई। यहाँ पर अशोक धाम मंदिर में बिजली का पोल टूटने से भगदड़ मच गई। प्रयागराज में सड़क हादसों में 3 कांवड़ियों की जान चली गई। यह हादसा रविवार देर रात हुआ था। और वहीं पश्चिम बंगाल के बीरभूम में एक होटल में अग्निकांड हुआ। 7 लोगों की यहाँ पर जान चली गई। शॉर्ट सर्किट के चलते यह हादसा होने की आशंका है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में अचानक भगदड़ जैसे हालात बन गए। परिसर में नागचंद्रेश्वर मंदिर के पास अफरा तफरी मच गई। दरअसल नागपंचमी और सावन का सोमवार एक ही दिन आ गया और नागचंद्रेश्वर मंदिर साल में एक ही बार नागपंचमी के दिन ही खुलता है। ऐसे में बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के आने से अफरा तफरी मच गई। कई श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ गई, कई बेहोश तक हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा।
सावन का सोमवार और महाकाल मंदिर परिसर में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़। अचानक परिसर में लोग इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ लोग गिर जाते हैं, कुछ को चोट आती है। जानकारी के मुताबिक मंदिर परिसर में मौजूद नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए लाखों की भीड़ जुटी थी। जानकारी के मुताबिक इस दौरान हरसिद्धि मंदिर के सामने बने बैरिकेडिंग क्षेत्र में अत्यधिक भीड़ के कारण अफरा तफरी के हालात बन गए। लगभग 30-40 गाड़ी अंदर से धीमे धीमे करके निकालते रहे, भीड़ इकट्ठी करते रहे। एक बार पब्लिक ने कोशिश की बैरिकेडिंग तोड़ने की तो पुलिस ने कंट्रोल कर लिया। दोबारा फिर भीड़ इकट्ठी हो गई धीमे धीमे करके। ये अपना VIP घुसेड़ते रहे, निकालते रहे। मतलब भीड़ उस हद तक हो गई कि भीड़ ने एकदम जोर से दबाव मारा। मैं बैरिकेडिंग और मैं पुलिस पीछे हट गई, उसमें कई पब्लिक दब गई। मतलब वैसे घायल हो गए, कई गंभीर घायल हुए। कई वीडियो सामने आए हैं। इनमें महाकाल मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। परिसर पूरी तरह भरा हुआ था और बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए कतार में खड़े थे। चश्मदीदों का कहना है कि लाखों की भीड़ थी, व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। बाराबंकी से आए हैं, दर्शन हो पाए कि नहीं हो पाए? अरे दर्शन हुए लेकिन बहुत लंबी भीड़ थी। बहुत लंबी। कितना समय लग रहा है अभी दर्शन करने में? लग गया है 3-4 घंटे लगे हैं। 3-4 घंटे हो रहा है, 4 से 5 घंटे हो रहा है। कोई यहाँ पे नियम की सारी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब बताइए, यहाँ से 9 किलोमीटर गरेड़ के घूम के बुलाया जा रहा है यहाँ पे, और एक ही जगह पे 4-4, 10-10 लाइनें मिलाई जा रही। कोई सिस्टम नहीं है। भक्त आदमी परेशान, पैर में छाले पड़ गए। बताइए कहाँ से, पूरी रोडें खराब है, चारों तरफ से परेशान कर रहे। कुछ लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बैरिकेड नीचे गिर गए और बैरिकेड के नीचे मेरे 2 ही पैर फंस गए। एक को मैंने जैसे जैसे निकाला, बाकी दूसरा मेरा पैर पूरा चुर्रा हो गया, वहीं पे फ्रैक्चर पूरा हो गया। और 1 मिनट उसकी व्यवस्था नहीं थी, कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, पूरी व्यवस्था खराब थी उसकी महाकाल मंदिर की। बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर में किसी तरह की अफवाह फैली, जिसके चलते यह हादसा हुआ। वहीं मंदिर प्रशासन का कहना है कि कोई भगदड़ नहीं हुई, अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी जा रही है। कुछ मीडिया एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भ्रामक खबरें जो है प्रसारित की गई हैं। इसके संबंध में यह स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई अफरा तफरी या इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। सभी श्रद्धालु बहुत ही सुगम रूप से मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के तीसरे तल पर स्थित है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह साल में केवल एक बार नाग पंचमी के दिन सिर्फ 24 घंटे के लिए आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोला जाता है। बाकी 364 दिन इस मंदिर के कपाट पूरी तरह बंद रहते हैं और यहाँ सिर्फ पुजारियों द्वारा ही दैनिक अनुष्ठान किए जाते हैं। ये भी ऐसा ही दिन था जब भक्तों के लिए मंदिर खुला, लेकिन ये घटना हो गई। उज्जैन से आकाश द्विवेदी, NDTV इंडिया। और वहीं संगम नगरी प्रयागराज में रविवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में 3 कांवड़ियों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा प्रयागराज वाराणसी मार्ग पर हुआ, जहां एक तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा ने बाइक सवार कांवड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उनकी जान चली गई। सावन के महीने में जहां चारों तरफ बम बम भोले की गूंज है, वहीं प्रयागराज से आए इस हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। रविवार देर रात करीब 11:15 बजे प्रयागराज वाराणसी हाईवे पर एक बाइक पर 3 कांवड़िए वाराणसी में जल चढ़ाने जा रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार ऑटो ने उन्हें कुचल दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों कांवड़ियों ने मौके पर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से तीसरे कांवड़िए को तुरंत बेहद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बाद भी उसकी जान नहीं बच पाई और इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। दुर्घटना का संभावित कारण तेज गति तथा बारिश से हुई फिसलन से नियंत्रण होना प्रतीत होता है, परंतु फिर भी इसकी गहनता से जांच की जा रही है। मौके से ऑटो रिक्शा को बरामद कर लिया गया है। शव का पंचायतनामा कर PM की कार्रवाई की जाएगी। वह परिजनों की तहरीर के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
इस दर्दनाक हादसे के बाद पुलिस अब हादसे के असली कारणों और गाड़ी के संतुलन बिगड़ने की वजह की जांच कर रही है। प्रशासन ने कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा और सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। प्रयागराज से दीपक गंभीर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।